फ्लूइड डायनेमिक्स में सबसे पहला कंसेप्ट में एक चेंज लाना होगा। क्या चेंज लाना होगा देखते हैं। देखिए, फ्लूइड डायनेमिक्स देखिए फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या करना है। तो सबसे पहला कंसेप्ट में एक चेंज लाना है कि इससे पहले हम लोग पढ़े हैं मैकेनिक्स पार्टिकल डायनेमिक्स। उसमें होता था कि हम एक किसी पार्टिकल को लोकेट करते थे कि पार्टिकल पी पर है और उसका पोजीशन आर है, और फिर उस पार्टिकल को पोजीशन चेंज होता था मोशन का इक्वेशन एस्टेब्लिश करते थे और उसको फॉलो करते थे। तो मान लीजिए एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, या इसी तरह का कोई भी इक्वेशन होता था एस बराबर वी डी टी, जिससे हम उसका पोजीशन डिस्प्लेसमेंट पोजीशन सब पता लगाते थे अलग अलग पॉइंट पर। लिक्विड जब फ्लो करेगा तो उसमें ये प्रॉब्लम है कि लिक्विड में बहुत से पार्टिकल्स होते हैं और सभी पार्टिकल आइडेंटिकल्स होते हैं। हम किसी एक पार्टिकल को लोकेट नहीं कर सकते और उसको कंटिन्यूअसली फॉलो भी नहीं कर सकते। सॉलिड में है कि हम एक पार्टिकल का पोजीशन डिफाइन करेंगे और उसको उसकी वेलोसिटी, उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका एक्सेलरेशन डिफाइन करके उसका इक्वेशन बनाएंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या कोई और इक्वेशन, और उसको फॉलो करते हैं। जब फ्लूइड की बात आती है तो फ्लूइड लार्ज स्केल पर बहुत से पार्टिकल्स हैं और सभी पार्टिकल्स आइडेंटिकल्स हैं और सब चल रहे हैं रैंडमली, एक दूसरे को मोशन को अफेक्ट भी करते हैं। तो किसी हर पार्टिकल का अलग अलग इक्वेशन बनाइएगा तो नंबर ऑफ इक्वेशंस इनफाइनाइट होगा और फिर उनको आपस में रिलेट करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर हमारा अप्रोच फ्लूइड डायनेमिक्स में बॉडी सेंट्रिक ना होकर स्पेस सेंट्रिक होता है। अब बॉडी सेंट्रिक क्या? बॉडी सेंट्रिक में हम पार्टिकल को पोजीशन देते हैं, पार्टिकल को मास देते हैं, पार्टिकल का मोमेंटम होता है, पार्टिकल की एनर्जी होती है, फिर पार्टिकल का इंटरेक्शन होता है, पार्टिकल पर फोर्स लगता है, पार्टिकल पर वर्क होता है। ये ऑब्जेक्ट सेंट्रिक ऑब्जर्वेशन का नतीजा है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को एक आइडेंटिटी देते हैं और उसको फॉलो करते हैं। और स्पेस सेंट्रिक ये सब कुछ होता है ऑब्जेक्ट सेंट्रिक ऑब्जर्वेशन। ऑब्जेक्ट सेंट्रिक ऑब्जर्वेशन जब करना होता है तो हम उस पार्टिकल को आइडेंटिटी देते हैं और फिर उसके पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, उसका मास, उसका मोमेंटम, उसकी एनर्जी डिफाइन करते हैं। तो ये फ्लूइड में या लिक्विड में एक बदलाव लाना पड़ता है। हमें ऑब्जेक्ट सेंट्रिक न होकर स्पेस सेंट्रिक होना पड़ता है। स्पेस सेंट्रिक, हम ऑब्जेक्ट का मास m नहीं लेंगे, हम लेंगे रो। रो इज मास इन एनी वॉल्यूम, किसी वॉल्यूम का मास। ऑब्जेक्ट का मास नहीं लेंगे, किसी वॉल्यूम का मास। हम यहाँ पर p नहीं लेंगे, हम यहाँ लेंगे रो भी, मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम। हम यहाँ पर एनर्जी नहीं लेंगे, हम यहाँ लेंगे रो भी स्क्वायर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यानी हमारा ऑब्जर्वेशन स्पेस का एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर उपस्थित मास होगा, चाहे जो भी मास आए, उस पॉइंट पर उपस्थित मास का मोमेंटम होगा, उस पॉइंट पर उपस्थित मास का एनर्जी होगा। स्पेस का, बॉडी का ऑब्जर्वेशन नहीं करना। फ्लूइड डायनामिक्स में एक ड्रास्टिक चेंज आएगा जो मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स से अलग है। सॉलिड मैकेनिक्स में हम लोग पार्टिकल को फॉलो करते हैं, पार्टिकल को आइडेंटिटी देते हैं, उसका इक्वेशन बनाते हैं, वेलोसिटी लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। और फ्लूइड डायनामिक्स में ऐसा नहीं करते। फ्लूइड डायनामिक्स में हम उस स्पेस का वॉल्यूम, उस स्पेस का मोमेंटम, उस स्पेस की एनर्जी, ठीक है, ये लिया जाता है इस बॉडी की के बदले स्पेस का, यानी उस एलिमेंट्री वॉल्यूम का, उस वॉल्यूम से गुजरने वाला कोई भी पार्टिकल जो गुजर रहा है, अगर उस वॉल्यूम का मास, वॉल्यूम यूनिट है तो उसमें रो होगा मास।
उसका मोमेंटम अगर वहां की स्पीड v है तो रो भी होगी, उसकी एनर्जी हाफ रो भी स्क्वायर होगी। इस तरह सोचते हैं, ये अंतर हो जाएगा। पार्टिकल सेंट्रिक ना होकर स्पेस सेंट्रिक ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, और इस आधार पर हम एक आइडियल फ्लूइड फ्लो को डिफाइन करेंगे, आइडियल फ्लूइड फ्लो। और फिर उस आइडियल फ्लूइड फ्लो पर अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर एप्लीकेबल है तो। पूरा फ्लूइड डायनेमिक्स इसी पर बेस होता है कि वी हैव टू डिफाइन एन आइडियल फ्लूइड फ्लो, और उस आइडियल फ्लूइड फ्लो पर अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बर्नौली थ्योरम कहते हैं। बर्नौली थ्योरम का नाम सुना होगा, और बाकी उसी का एप्लीकेशंस है जो आगे बात करनी। तो सबसे पहले आइडियल फ्लूइड फ्लो किसको कहते हैं? आइडियल फ्लूइड फ्लो किसी भी फ्लूइड के फ्लो को आइडियल होने के लिए पहली शर्त, फ्लूइड मस्ट बी स्टीडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब स्टीडी फ्लो क्या होता है और स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? यानी स्टीडी फ्लो होना चाहिए या स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो। अब स्टीडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो को समझने के लिए एक नया टर्म डिफाइन करना पड़ेगा। फिर से ध्यान दीजिए हम लोग कैसे कैसे पढ़ रहे हैं। सबसे पहला एक चेंज आया कि मैकेनिक्स चैप्टर में हम ऑब्जेक्ट सेंट्रिक ऑब्जर्वेशन करते थे, पार्टिकल की बात किया करते थे। पार्टिकल का मास होता था m, पार्टिकल का मोमेंटम mv, पार्टिकल की एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। और फ्लूइड में हम पार्टिकल के बदले स्पेस पॉइंट का ऑब्जर्वेशन करेंगे, और उस स्पेस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, वहां पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास होगा उसे डेंसिटी कहेंगे, उसमें जो मोमेंटम होगा रो भी, उसमें जो एनर्जी होगी हाफ रो भी स्क्वायर। एक अंतर ये आया। अब आइडियल फ्लूइड फ्लो डिफाइन करेंगे तो चार बातें उसमें होनी चाहिए। पहला, फ्लूइड मस्ट बी स्टेडी फ्लो। सेकंड, इरोटेशनल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो और नॉन विस्कस फ्लो। उसमें अभी सबसे पहले स्टेडी फ्लो का बात हो रहा है। अब स्टेडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो किसको कहते हैं? अब इसको समझने के लिए एक टर्म डिफाइन करना है, उसका नाम है मास फ्लक्स। और उसके लिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्लक्स देखिए, मास फ्लक्स ये कहलाता है रो वी डॉट डी ए, रो वी डॉट डी ए। अब एक तरह से देखो तो रो क्या है? तो मास है, किसी भी वॉल्यूम में उपस्थित मास की मात्रा है रो, और भी उसका वेक्टर वेलोसिटी हो गया। और वो डीए क्या है? तो एरिया। अब एरिया कब से वेक्टर हो गया? देखिए ये प्लेन एरिया है, इस एरिया पर हम नॉर्मल खींचे, ये एरिया वेक्टर, और यहां से फ्लूइड पास कर रहा है इस दिशा में, और दोनों के बीच एंगल, इस सरफेस द्वारा इंटरसेप्टेड मास फ्लो को मास फ्लक्स कहेंगे। रो वी डी ए कॉस थीटा, रो वी डी ए कॉस थीटा। मास फ्लक्स मतलब अमाउंट ऑफ मास डायनामिक फ्लूइड इंटरसेप्टेड बाय ए सरफेस। बहता हुआ फ्लूइड किसी सेक्शन, किसी सरफेस द्वारा जो इंटरसेप्ट हुआ, वो मास फ्लक्स है। उसमें अब एक नया कंसेप्ट आ गया, एरिया। एरिया एज ए वेक्टर क्वांटिटी, जबकि हम लोग सुने थे एरिया स्केलर होता है। तो सबसे पहले तय करना पड़ेगा कि एरिया वेक्टर की दिशा किधर ली जाएगी, और दिशा लेने का रूल क्या है। तो चलिए लिखते हैं, ये बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले रूल्स। रूल्स फॉर एरिया वेक्टर। अब देखिए ये एरिया वेक्टर का रूल्स पढ़ रहे हैं। रूल मतलब कायदा है, कानून नहीं। पहला नंबर रूल है, जब सरफेस कॉन्केव या कॉन्वेक्स हो तो एरिया वेक्टर मस्ट बी रेडियली आउटवर्ड। ऐसा कन्वेंशन है और हम इसे फॉलो करना है। हो सकता है मन में ये सवाल आए कि सर एरिया वेक्टर कब से हो गया, क्यों हो गया? देखिए वेक्टर नहीं होता, लेकिन जैसे मान लीजिए कि कोई ये फाइल है, और इस फाइल को ऐसे रखें। अगर पूरा कमरा अंधेरा है तो इसको ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, कैसे भी रखो,
शैडो नहीं बनेगा, साइज मेंटेन नहीं होगा, तो उस समय इसके ओरिएंटेशन का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर लाइट है तो ऐसे रखने पर शैडो अलग होगा, ऐसे रखने पर अलग होगा, ऐसे पर अलग होगा, तो उस समय ओरिएंटेशन काउंट करता है। कोई देख नहीं सकता तो उसके फेस के सामने खड़े हो, पीछे खड़े हो, किधर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर देख सकता है और हमारा विजन ओमनी डायरेक्शनल नहीं है, तो फिर हमारे फेस सामने और रियर का मतलब बनता है। इसीलिए जब एरिया वेक्टर, इसलिए कहा गया कि एरिया का ओरिएंटेशन बदलने से अमाउंट ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू इट में फर्क पड़ जाता है। तो सबसे नंबर वन रूल, इफ द सरफेस इज, मतलब सरफेस मतलब एरिया, इफ द सरफेस और एरिया इज कॉन्केव और कन्वेक्स, ये एरिया कॉन्केव या कन्वेक्स हो, द एरिया वेक्टर मस्ट बी रेडियली आउटवर्ड, द एरिया वेक्टर मस्ट बी रेडियली आउटवर्ड। ये रूल नंबर 1 याद रखिए। यानी इफ द सरफेस इज कॉन्वेक्स और कॉन्केव, एरिया वेक्टर मस्ट बी रेडियली आउटवर्ड, एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड होगा। अगर सरफेस कॉन्केव या कन्वेक्स होगा तब, अगर सरफेस कॉन्केव या कन्वेक्स है तो एरिया का वेक्टर डायरेक्शन आप रेडियली आउटवर्ड लेंगे। रूल नंबर 1, इफ द सरफेस इज कॉन्केव और कन्वेक्स, द एरिया वेक्टर मस्ट बी रेडियली आउटवर्ड। रूल नंबर 2, देखिए रूल नंबर 2 दिखाते हैं। तो रूल नंबर 2 क्या है? अगर इफ द सरफेस इज प्लेन, सरफेस इज प्लेन, सरफेस प्लेन है बट पार्ट ऑफ इनक्लोजर, if the surface is plane and part of enclosure, अगर सरफेस प्लेन है और इनक्लोजर का पार्ट है, सरफेस प्लेन है और इनक्लोजर का पार्ट है, तो एरिया वेक्टर, जैसे ये एरिया है तो ये नॉर्मली आउटवर्ड होगा। इनक्लोजर का पार्ट मतलब ऐसा सरफेस जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड हो। अब सिंगल सरफेस होगा तो इनसाइड आउटसाइड का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन कम से कम 2 सरफेस होगा तो जिधर एक्यूट एंगल बन रहा है वो इनसाइड कहलाएगा, और जिधर ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा उसे हम आउटसाइड कहेंगे। ये वाला साइड जो है ये इनसाइड कहलाएगा और ये वाला साइड जो है आउटसाइड। तो ऐसा 2 या 2 से ज्यादा सरफेस का कॉम्बिनेशन लें जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इनसाइड या आउटसाइड बनता हो, तो उसे हम इनक्लोजर कहते हैं। और अगर सरफेस प्लेन है और किसी इनक्लोजर का पार्ट है तो एरिया वेक्टर मस्ट बी नॉर्मली आउटवर्ड। यही कॉन्सेप्ट 12 में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है। जैसे मान लीजिए ये क्यूबिकल सरफेस बनाते हैं, ये सब तरफ से घिरा हुआ है, कंप्लीटली इनक्लोज है फ्रॉम ऑल साइड्स, ये क्यूबिकल सरफेस है। अब इसमें 6 सरफेस है और 6 का 6 प्लेन सरफेस है। तो इफ द सरफेस इज प्लेन एंड पार्ट ऑफ द इनक्लोजर, द एरिया वेक्टर मस्ट बी नॉर्मली आउटवर्ड, एरिया वेक्टर मस्ट बी नॉर्मली आउटवर्ड। अब आप देख ही रहे हैं किधर हम दिखा रहे हैं, एरिया वेक्टर 6 के 6 में नॉर्मली आउटवर्ड होगा। उम्मीद है आप ये रूल नंबर 2 समझे। रूल नंबर 1, इफ द सरफेस इज कन्वेक्स और कंकेव, the area vector must be radially outward. Rule number 2, if the surface is plane but part of enclosure, enclosure होने के लिए कम से कम 2 सतह होनी चाहिए जिससे मिलने से ऐसा रीजन बने जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इनसाइड भी हो और आउटसाइड भी हो, तो उस इनक्लोजर पर एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड होता है। ठीक है। अब एक तीसरा केस कि सरफेस प्लेन है लेकिन किसी इनक्लोजर का पार्ट नहीं हो, तब सरफेस प्लेन है, देखिए आपने मैसेज किया कि सर मास और वॉल्यूम को तो डिफरेंट है, तो स्पेस सेंट्रिक में मास को वॉल्यूम माने क्या जी? जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो किसी भी वॉल्यूम में किसी रीजन पर, पॉइंट पर फ्लूइड है,
और फ्लूइड आइडेंटिकल्स होते हैं। जैसे आप विजुलाइज कीजिए, एक बड़े से कमरे में है, कमरे में पानी भरा है और पानी फ्लो कर रहा है, तो हर सेक्शन पर पानी है, तो किसी भी सेक्शन पर यूनिट वॉल्यूम जो मास का कंटेंट मौजूद है वही हमारा ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन है। वो मास आगे चला गया, दूसरा मास उस जगह पर आ गया, तो अब इसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए हम रो ले रहे हैं, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। कोई खास मास के पीछे नहीं पड़े कि वो आगे जहां जहां जाएगा उसको फॉलो करें। जैसे ट्रैफिक वाले सड़क पर आप किसी स्थान पर फोकस कीजिए, वहां से जो गुजरने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं सब आइडेंटिकल हैं, तो फिर तो जो गाड़ी का बिहेवियर है वो स्थान की वजह से। अगर वहां सड़क खराब है तो सबकी स्पीड घटेगी, अगर वहां मोड़ है तो हर कोई मुड़ जाएगा, अगर वहां गड्ढा है तो सब स्लो डाउन होगा, वहां चौड़ी सड़क और अच्छी सड़क है तो हर कोई स्पीड अप होगा। तो फिर सभी गाड़ियों में पहचान में अब कोई अंतर नहीं, जो अंतर है प्लेस की वजह से, कि बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल इज नॉट दैट ऑफ द पार्टिकल और टाइम, इट इज बिहेवियर ऑफ द पोजीशन। इस जगह से जो गया और जो जाएगा सबका बिहेवियर एक जैसा होता है। ऐसी स्थिति में हमें ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन ना करके उस स्थान का ऑब्जर्वेशन करना है जिस स्थान से ऑब्जेक्ट ये वाला गुजरा है, बाद में कोई और गुजरेगा। हो सकता है आप समझ गए हो। तो पहला कंसेप्ट ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा, अब सरफेस जो है ना, यानी एरिया जिसको बोल रहे हैं, सरफेस इज प्लेन बट नॉट पार्ट ऑफ इनक्लोजर, बट नॉट पार्ट ऑफ इनक्लोजर। सरफेस इज प्लेन बट नॉट पार्ट ऑफ इनक्लोजर, सिंगल सरफेस है। तब ऐसी स्थिति में एरिया वेक्टर किधर लें? सरफेस इकलौता है और किसी दो सरफेस भी नहीं है और तीन चार का तो बातें नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये सरफेस प्लेन है तो इस पर नॉर्मल सोचिए। तो आप कहेंगे सर नॉर्मल तो दो हो सकता है, एक राइट की तरफ एक लेफ्ट की तरफ। इनमें से वो वाला नॉर्मल लेंगे जो वेलोसिटी वेक्टर के साथ एक्यूट एंगल बनाता हो, यानी कि ये वाला नॉर्मल। यानी इफ द सरफेस इज प्लेन but not part of enclosure, the area vector must be normal to the surface, making an acute angle with the velocity vector। ठीक है, तो तीनों रूल कंसेप्ट समझे। रूल नंबर एक, इफ द सरफेस इज concave or convex, area vector must be normally radially outward। Rule number two, if the surface is plane and part of enclosure, the area vector must be, बताइए must be क्या? Area vector must be normally outward, and if the surface is plane but not part of enclosure, the area vector must be normally outward, making an acute angle with the velocity vector। इस तीन रूल को फॉलो करते हुए हम लोग मास फ्लक्स कैलकुलेशन सीखेंगे, तब उसके बाद कहीं हम स्टेडी स्टेट डिफाइन कर पाएंगे कि स्टेडी स्टेट कहते किसको है। चलिए, तो मास फ्लक्स का डिटर्मिनेशन तब डिफाइन कर पाएंगे स्टेडी स्टेट कहते किसको है, वो आज पहुंच भी नहीं पाएंगे। पहला केस, इस इलाके में एक ज्योमेट्रिक सिलिंड्रिकल सरफेस सोचिए, एक ज्योमेट्रिकल सिलिंड्रिकल सरफेस, ये है सिलिंड्रिकल सरफेस, सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल सरफेस है, या मतलब कि ये सरफेस है, ये बॉडी नहीं है, ये मटेरियल नहीं है, ये लोहा का शीट का बना हुआ नहीं है। और यहाँ पर इस सरफेस ए बी सी डी ये एक्सियल लाइन में फ्लो हो रहा है, किसका? मास का। तो इस सरफेस में जो भी सरफेस है सबका मास फ्लक्स इंटरसेप्टेड को पता लगाना है। तो सबसे पहले शेप के आधार पर पहचान कीजिए कि इसमें कितने डिफरेंट तरह के सरफेस हैं। डिफरेंट का मतलब है सरफेस तीन तरह के हम लोग डिफाइन किए। एक केस नंबर वन, सरफेस इज प्लेन एंड if the surface is concave or convex। Case number two, surface is plane and part of enclosure। Case number three, surface is plane but not part of enclosure। इसमें इस आधार पर कितने तरह के सरफेस हैं, इस सिलिंड्रिकल ज्योमेट्रिक वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, बाउंड्री की। उसके अंदर फ्लूइड है, बाहर भी हो सकता है फ्लूइड बह रहा हो, और फ्लूइड की वेलोसिटी हर जगह एक्सियल लाइन में है। तो बताइए इसमें कितनी सतहें हैं?
तो हमारी समझ में 3 सतहें और कितने टाइप की हैं तो केवल 2 टाइप की। नंबर 1 सरफेस ये है जो प्लेन है और इनक्लोजर का पार्ट है। नंबर 2 सरफेस ये है, यह भी प्लेन है और इनक्लोजर का पार्ट है। और नंबर 3 सरफेस ये है जो बाहर से देखने पर कन्वेक्स है और उसका एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड लिया जाएगा। तो कुल 3 तरह के सरफेस, तीनों का फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसका एरिया वेक्टर। तो इसका एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड यानी बाईं तरफ लिया जाएगा और फील्ड वेक्टर राइटवर्ड रो भी। तो इसका फ्लक्स इंटरसेप्शन 1 का हो जाएगा रो भी डॉट डीए इंटीग्रल पूरी सतह के लिए। अब रो भी और डीए के बीच एंगल कितना है ध्यान से देखिए। तो रो और वी के और डीए के बीच एंगल है रो भी डीए कॉस 180 डिग्री। सहमत है ना, क्योंकि रो भी अंदर की तरफ और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो यह आ गया माइनस रो भी ए। अब सरफेस नंबर 2, ये फ्लैट सरफेस है, प्लेन सरफेस है और इस सिलिंड्रिकल वॉल्यूम का हिस्सा है, इसीलिए इसका एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड यानी राइटवर्ड होगा और संयोग से वेलोसिटी भी यहाँ राइटवर्ड है। तो इनका फ्लक्स हो जाएगा रो भी डॉट डीए अर्थात रो भी डीए कॉस 0 डिग्री। अब सोचिए इसका फ्लक्स आ गया प्लस रो भी ए, 2 हो गया। और कौन सी सतह है जो मास एंट्री और एग्जिट को इंटरसेप्ट करती है? तो वो हो सकती है या नहीं मालूम, लेकिन हो सकती है सिलिंड्रिकल सरफेस। वो जो बेलनाकार सरफेस है उस सिलिंड्रिकल सरफेस का एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड होगा, नॉर्मली आउटवर्ड, और फील्ड किधर, वेलोसिटी किधर है, राइट की तरफ। तो सरफेस नंबर 3 का फ्लक्स लिया जाए तो रो भी डी ए कॉस कितना लें, उनके बीच का एंगल ये हो गया 0। अब तीनों सतह में एक जगह फ्लक्स का माइनस आना, वहां मास इंटर कर रहा है, एक जगह फ्लक्स का प्लस आना, वहां मास एग्जिट हो रहा है। तो इंटर और एग्जिट मास को जोड़ें तो टोटल मास बराबर हो जाएगा इतना प्लस इतना बराबर 0। अब ये 0 का क्या है फिजिकल सिग्निफिकेंस समझें। इस ज्योमेट्रिक वॉल्यूम में जितना मास इंटर कर रहा है उतना ही मास एग्जिट हो रहा है। इस वॉल्यूम से मास न क्रिएट हो रहा है, इस वॉल्यूम में मास न डिस्ट्रॉय हो रहा है। ऐसे ही फ्लो को स्टीडी फ्लो कहते हैं, where the total mass flux intercepted by closed geometric surface is 0. The fluid flow is a steady flow or a streamline flow. जो लोग पढ़े हैं उनको पता है यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है गॉस थ्योरम में। वहां पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेते हैं, वहां पर चार्ज लेते हैं, और अभी हम लोग मास लिए। अगर किसी डायनामिक फ्लूइड स्पेस में कोई भी रूम में पानी बह रहा है, उसके कोई भी सिलिंड्रिकल, क्यूबिकल, क्यूबॉइड, कोई भी शेप का क्लोज ज्योमेट्रिक सरफेस ले लें, उसके सभी सरफेस का फ्लक्स इंटरसेप्टेड निकाल लें, सबको आपस में जोड़ दें। अगर टोटल फ्लक्स इंटरसेप्टेड बाय क्लोज ज्योमेट्रिक सरफेस inside of dynamic fluid space is 0, there is mass is neither being created, mass is neither being destroyed in the region, and the flow is said to be a steady flow or a streamline flow. समझे? यानी स्टेडी फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो का डेफिनेशन यही हुआ, इफ द टोटल मास फ्लक्स इंटरसेप्टेड बाय क्लोज ज्योमेट्रिक सरफेस इनसाइड द डायनामिक फ्लूइड स्पेस इज 0, द फ्लूइड फ्लो इज सेड टू बी स्टेडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। चलिए डेफिनेशन लिख देते हैं। पहला, किसी डायनामिक फ्लूइड स्पेस में कोई भी क्लोज ज्योमेट्रिक सरफेस किसी भी शेप का, रेगुलर इरेगुलर किसी भी शेप का ले लें, उसका टोटल मास फ्लक्स निकालें। अगर मास फ्लक्स जो कैलकुलेट किए हैं वो 0 आ जाए तो समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए, फ्लूइड फ्लो इज स्टेडी। इफ टोटल मास फ्लक्स
intercepted by closed geometric surface, closed geometric surface inside dynamic fluid space, inside dynamic fluid space is zero. The fluid flow is steady. The fluid flow is steady. फ्लूइड फ्लो को स्टेडी फ्लो कहते हैं। ठीक है, किसी भी ज्योमेट्रिक वॉल्यूम का टोटल मास फ्लक्स देख लेते हैं। हम एक ऐसे ले लेते हैं ट्यूब ऑफ फ्लो। अब यहां पर क्रॉस सेक्शन अलग है, यहां पर क्रॉस सेक्शन अलग है, एंड फ्लूइड इज फ्लोइंग अलोंग दिस ट्यूब पैरेलल टू द सरफेस। तो यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1 और उस A1 का एरिया वेक्टर होगा बाहर, और वेलोसिटी वेक्टर है रो V1, और यहां पर एरिया वेक्टर है बाहर और वेलोसिटी वेक्टर भी है रो V2, और बाकी जो सिलिंड्रिकल सरफेस है उसका फ्लक्स इंटरसेप्शन 0 होगा, क्योंकि फ्लूइड इज फ्लोइंग टेंजेंशियली, एरिया वेक्टर इज नॉर्मल। अब टोटल फ्लक्स निकालिए, तो फ्लक्स एक जगह का रो V1 डॉट A1 प्लस रो V डॉट DA cos 90 और प्लस रो V2 डॉट A2, और इस टोटल फ्लक्स निकाले हैं तो क्या आया, रो V1 A1 माइनस रो V2 A2। देखिए, और अगर टोटल फ्लक्स 0 है, फ्लूइड फ्लो स्टेडी है, तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटरसेप्टेड 0 हो जाएगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटरसेप्टेड 0 हो जाएगा। जी, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हम कैसे पता करेंगे? वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है यह दिया रहेगा, डायरेक्शन पता नहीं करने का अभी जरूरत है। अगला सवाल कि मास फ्लक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? आप सबसे बड़ा डेफिनेशन मैथमेटिकल डेफिनेशन है, रो वी डॉट DA, यानी द फ्लो, द इंटेंसिटी ऑफ फ्लो इंटरसेप्टेड बाय द सरफेस। और ये देखिए इतना आ गया, अगर स्टेडी फ्लो है तो 0 होगा, और इसका मतलब क्या हो गया, रो V1 A1 बराबर रो V2 A2। फाइनली क्या हो गया, A1 V1 बराबर A2 V2। यही शर्त हो गई। अगर फ्लूइड फ्लो स्टेडी है, अगर है, तो A1 V1 बराबर A2 V2 होगा, अगर डेंसिटी में फर्क नहीं आ रहा है। यही शर्त है, और इसी इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं, सततता का समीकरण। ये एक तरह से मास कंजर्वेशन का भी नियम हो गया, जितना मास इन करेगा उतने मास आउट होगा। मास इज नाइदर बीइंग क्रिएटेड, मास इज नाइदर बीइंग डिस्ट्रॉयड, जो मास आया सो जाएगा। इसलिए ये एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, और जिस फ्लूइड फ्लो में मास कंजर्व है वही स्टेडी फ्लो है। किसी भी वॉल्यूम में एट एनी मोमेंट मास इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, वह न सोर्स है न सिंक है मास का, जितना आ रहा है उतना जा रहा है। टोटल फ्लक्स 0, A1 V1 बराबर A2 V2। इसी इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंटिन्यूटी। समझे? इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सततता का समीकरण, सतत प्रवाह का समीकरण। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, और इसलिए पहली शर्त पूरी हुई कि कोई भी फ्लो स्टेडी है, यानी उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लागू है।
यानी उसमें A1 V1 बराबर A2 V2 है अगर डेंसिटी फर्क नहीं पड़ती, यानी उसमें टोटल मास फ्लक्स इंटरसेप्टेड बाय क्लोज ज्योमेट्रिक सरफेस is always zero because mass is neither being created nor being destroyed in the region. समझ में आई बात कुछ कुछ? ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाइड टू फ्लूइड फ्लो, और यही एसेंशियल शर्त है फॉर फ्लूइड फ्लो टू बी स्टेडी एंड स्ट्रीमलाइन।